हेलो एंड वेलकम टू कॉन्कर एग्ज़ाम। हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का पार्ट 5। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेड। इन सभी गिवन मेटल्स में से लेड ऐसा मेटल है जो वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है। आइए हम रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ दे रखी है। यहाँ पर जो टॉप 3 मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और लास्ट के लेड के बाद जितने ये 5 मेटल्स हैं ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। बाकी के जो बीच के 4 एलिमेंट्स हैं ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। इसे याद करने के लिए एक निमोनिक है जो इस तरह से है कि प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा इन लाइब्रेरी, कॉल मी समथिंग गुड प्लीज़। तो इस तरह से आप इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद भी रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू विट्रियोल इज़ यूज्ड एज अ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्चुअली इसके 2 राइट आंसर होंगे यहाँ पर। सी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों ही करेक्ट हैं। यहाँ पर ब्लू विट्रियोल एज अ फंगीसाइड और ऐसा पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है। ब्लू विट्रियोल को हम कॉपर सल्फेट के नाम से भी जानते हैं और इसका फॉर्मूला होता है CuSO4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिजीज़ अकर्ड फ्रॉम नेमाटोड इज़, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लेरेसिस। फ्लेरेसिस को हम एलिफेंटाइसिस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो नेमाटोड है ये प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाने वाले पैरासाइट्स हैं, जिसकी वजह से फ्लेरेसिस नाम का डिजीज़ होता है और इस डिजीज़ के अंदर पैरों के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्माइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइट एंट। वाइट एंट के नाम से भी जानते हैं हम टर्माइट को। टर्माइट क्या होती है? लकड़ी में लगने वाली दीमक को हम बोलते हैं टर्माइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीवीड इज़ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयोडीन। जो सीवीड होती है वो एक अच्छी स्रोत होती है, यानी कि अच्छी सोर्स होती है आयोडीन की। सीवीड को हम सुपर फूड या फिर क्रॉप ऑफ द फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार की दिखती है सीवीड। ये पानी में ही उगाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन इन एयर इज़, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइकन। लाइकन को एज अ SO2 पॉल्यूशन के इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लाइकन जो है एक थैलोफाइट है। थैलोफाइट वो प्लांट्स होते हैं उसमें जो टिपिकल प्लांट्स के जो पार्ट हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो उन प्लांट्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? थैलोफाइट कैटेगरी में रखते हैं। लाइकन जो होता है ये SO2 के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव होने की वजह से अगर एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा SO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकन की जो ग्रोथ है उसको ये हिंडर करता है, यानी कि उसको स्लो कर देता है उसकी ग्रोथ को। तो इस तरह से हम लाइकन को एज अ SO2 पॉल्यूशन के इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंसेज ऑफ माइक्रोस्कोप आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस इमेज को मैग्नीफाई कर देता है, इसीलिए हम माइक्रोस्कोप के अंदर यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस को। कॉन्वेक्स लेंस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पास्कल इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेशर। पास्कल को हम इस्तेमाल करते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए। एक पास्कल इक्वल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर जब हम 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उस जो प्रेशर लगेगा उस एरिया पे उसको बोलेंगे 1 पास्कल ऑफ प्रेशर। और प्रेशर के बारे में जान लेते हैं। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंडुलम क्लॉक कुड मूव फास्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्यूरिंग विंटर। विंटर में जो पेंडुलम क्लॉक है वो फास्टर मूव करेगी। हम इसका रीज़न जान लेते हैं। देखिए, जो एक पेंडुलम क्लॉक की जो ये कुछ इस प्रकार का दिखता है पेंडुलम क्लॉक, ये इसकी लेंथ होती है वायर की।
टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल के, यानी कि लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर पेंडुलम की लेंथ को हम इंक्रीज करेंगे तो उसका टाइम पीरियड भी इंक्रीज कर जाएगा। और अगर टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा इसका मतलब क्या है कि जो उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो गई है, स्पीड स्लो हो गई है। अगर हम पेंडुलम की लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसका टाइम पीरियड भी डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब अब वो फास्ट मूव कर रही है। विंटर में क्या होता है, जो पेंडुलम है उसकी जो थ्रेड है वो थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है, यानी कि उसकी लेंथ जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से टाइम पीरियड कम हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, टाइम पीरियड कब कम होगा, जब पेंडुलम जो है फास्ट मूव कर रहा होगा। तो इसलिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय विच प्रॉपर्टी पेंसिल डिप्ड इन अ वेसल फुल ऑफ वाटर अपीयर्स बेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से पेंसिल पानी के अंदर अगर डिप करेंगे तो वो बेंट हमको नज़र आएगी, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। कुछ और फेनोमेनाज के बारे में जान लेते हैं जो रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, मिराजेस, शैलो स्विमिंग पूल, बेंट ऑब्जेक्ट्स इन वाटर और स्टार सीम्स हायर दैन देयर एक्चुअल हाइट, ये सभी जो फेनोमेनाज हैं इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रिफ्रैक्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी होती है वाटर की वो मैक्सिमम हो जाती है। डेंसिटी जो होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए, अगर जो पानी है वो शो करता है एक एनोमलस बिहेवियर। एनोमलस बिहेवियर इन द सेंस कि पानी जो है ना 0 डिग्री से जब हम 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यूजुअली क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करता है। लेकिन 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर को बढ़ाने पे जो वॉल्यूम है ना वाटर का वो डिक्रीज़ करता है। अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है तो उसकी डेंसिटी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि अगर वॉल्यूम को कम करेंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। और 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर जो है अपना वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है। दैट मीन्स उसकी जो 4 डिग्री सेल्सियस पे उसकी जो डेंसिटी है वो कैसी होगी, वो मैक्सिमम होगी। और इसके बाद टेम्परेचर को इंक्रीज़ कराने पे वाटर का वॉल्यूम जो है अगेन इंक्रीज़ करने लग जाता है। तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर शो करता है एक एनोमलस बिहेवियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक ऑफ ऑटोमोबाइल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पास्कल लॉ। ऑटोमोबाइल के अंदर जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज़ होते हैं वो काम करते हैं पास्कल लॉ के ऊपर। हम थोड़ा सा पास्कल लॉ के बारे में जान लेते हैं। पास्कल लॉ ये कहता है कि जो प्रेशर अप्लाई होता है वो लिक्विड के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर एक पॉइंट पर। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं कुछ इस तरह के दिखते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हम थोड़ा सा हाइड्रोलिक ब्रेक्स की वर्किंग को समझ लेते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कुछ इस तरह के दिखते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स। इसके अंदर जो ये छोटा पिस्टन होता है इसका सरफेस एरिया A1 मान लिया है, और जो ये बड़ा पिस्टन है इसका सरफेस एरिया है A2। यहाँ पर A1 जो है A2 से छोटा है, यानी कि A1 जो है छोटा है A2 से। अब हम प्रेशर के बारे में जानते हैं कि प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। हम इसके ये अप्लाई कर सकते हैं, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें एरिया की मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेशर में, तो फोर्स कितनी हो जाएगी PA। तो हमें यहाँ से ये इम्प्लाई हो गया फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एरिया को इंक्रीज़ करेंगे तो फोर्स भी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पर जब हमने F1 फोर्स लगाई है वो छोटे एरिया पे लगाई है, A1 जो है छोटा एरिया है। लेकिन जब ये प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसके अंदर जो एरिया, सरफेस एरिया जैसे यहाँ पे बढ़ गया, तो यहाँ पे जो फोर्स डेवलप होगी ना वो फोर्स जो होगी F1 फोर्स से ज़्यादा होगी, यानी कि जो F2 फोर्स है वो बड़ी हो जाएगी किससे, F1 फोर्स से। और जिसकी वजह से ये जो ब्रेक शू है ये इसको रिम को, टायर के रिम को टच करेंगे और इस तरह से जो हमारा व्हील है किसी भी व्हीकल का वो रुक जाएगा, क्योंकि ये दोनों इधर एक्सटेंड करेंगे। इसके अंदर जो फोर्स डेवलप हुई है उसकी वजह से। देखिए कितनी आसानी से हम छोटी सी फोर्स की वजह से एक चलती हुई गाड़ी को हम रोक पाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
केरोसिन ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लाइटेस्ट पार्टिकल इन एन एटम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है लाइटेस्ट पार्टिकल होता है। हम थोड़ा सा एटम के बारे में जान लेते हैं। देखिए एटम का ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और उसके जो सराउंडिंग है ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन के। लेकिन जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए एटम के अंदर जो लाइटेस्ट पार्टिकल है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साउंड अबव व्हाट लेवल डेसिबल्स इज कंसिडर्ड हजार्डियस नॉइज पॉल्यूशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 80 डेसिबल्स। अगर कहीं पर भी 80 डेसिबल से ज़्यादा की साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो हम उसको नॉइज पॉल्यूशन की तरह कंसीडर करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एंजाइम विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटीएज। प्रोटीएज हेल्प करता है प्रोटीन की डाइजेशन में। हम और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए जो है एमाइलेज, ये हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। लाइपेज रिस्पॉन्सिबल है फैट के डाइजेशन के लिए, और लैक्टेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क के अंदर पाई जाने वाली जो शुगर है लैक्टोज, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है लैक्टेज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किडनी। किडनी ह्यूमंस के अंदर यूरिया को प्रोड्यूस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम किडनी के फंक्शंस जान लेते हैं। इसका फंक्शन होता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कराना, भी इसका फंक्शन होता है। दूसरा इसका फंक्शन होता है आरबीसीज को प्रोड्यूस कराना। वाटर बैलेंस को ह्यूमन बॉडी में बैलेंस करना भी इसका फंक्शन होता है। और एक्सेस ऑफ वेस्ट मटेरियल और फ्लूइड्स को रिमूव कराना भी किडनी का ही फंक्शन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और जो हम फूड खाते हैं ना, जो भी हम फूड खाते हैं वो डायरेक्टली हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट से फूड कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, हमारे सेल के अंदर पाया जाने वाला एक सेल का ही पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक रिएक्शन होती है यहाँ पे ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर प्रोड्यूस करता है एटीपी, और हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं और अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं ताकि हमारी बॉडी कुछ भी काम कर सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइनोकोबाल्मिन इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन B12। विटामिन B12 को हम साइनोकोबाल्मिन के नाम से जानते हैं क्योंकि इस विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट मेटल के आयन पाए जाते हैं। इसी वजह से हम इसको साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। और B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है एनीमिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन फाउंड इन मिल्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केसीन। केसीन वो प्रोटीन है जो मिल्क के अंदर पाया जाता है, और ये जो केसीन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फैट और वाटर को मिक्स कराने के लिए, यानी कि ये एज एन एमल्सिफायर काम कर रहा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिपीटिंग यूनिट्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ विच ऑफ पॉलीमर इज मेड अप ऑफ इज नॉन एज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोनोमर्स। यहाँ पे हम पॉलीमर्स का मतलब समझ लेते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर्स का मतलब होता है यूनिट्स या फिर पार्ट्स। जब हम किसी एक पार्ट को रिपीटेडली जोड़कर एक लंबी चेन फॉर्म कर देते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीमर। और जो एक यूनिट है उस सिंगल यूनिट को बोल देते हैं मोनोमर। यानी कि मोनो का मतलब होता है एक और मर्स का मतलब होता है पार्ट्स। मोनो का मतलब होता है वन और मर्स का मतलब होता है पार्ट्स, यानी कि एक पार्ट को मोनोमर, और जब वो बहुत सारे अरेंज करके हम उनको एक चेन बना लेते हैं तो उसको बोल देते हैं हम पॉलीमर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइसोप्रीन। यानी कि एक आइसोप्रीन की यूनिट का इस्तेमाल करके हम एक लंबी चेन बना लेते हैं और इसको बोल देते हैं पॉलीमर, जो कि एक इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको बोलते हैं आइसोप्रीन। इसका फॉर्मूला होता है CH3
ये फॉर्मूला होता है आइसोप्रीन का, और इसे हम रिपीटेडली इसको चेन, लंबी चेन में बार ऐसे ही हम बहुत सारी यूनिट्स जोड़ देते हैं तो उसको बोल देते हैं क्या, आइसोप्रीन, यानी कि पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ काइंड्स ऑफ पॉलीमर्स आप देख सकते हैं। देखिए दो तरह के पॉलीमर होते हैं, एक तो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, दूसरे मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं। तो नेचुरल पॉलीमर्स आप देख सकते हैं, प्रोटीन हो जाएगा, उसमें सेल्यूलोज हो जाएगा, स्टार्च, नेचुरल रबर, सिल्क, डीएनए, कोलाजन या फिर कॉटन, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। और जो मैनमेड पॉलीमर्स हैं वो हैं पॉलीथीन हो गई, बेकेलाइट, जो हम कुकर के हैंडल वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। कुकर के हैंडल हो गए, स्विचेस वगैरह जो बने होते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन में जो हमारे नॉन स्टिक पैन आते हैं उनके अंदर जो कोटिंग होती है ना, वो होती है टेफ्लॉन की। एपॉक्सी होता है, ये एज अ एडहेसिव, यानी कि चीज़ों को टूटने के बाद उनको जोड़ने के लिए काम आता है एपॉक्सी। पीवीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके पाइप्स वगैरह बनते हैं। केवलर जो है ये यूज़ होता है, जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती है उनको बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम केवलर का। रेयन की बात करें तो रेयन जो है बहुत ज़्यादा, जैसे रोप होती है वो प्लास्टिक की, उसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो रेयन होता है। सीट बेल्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। पॉलिस्टर भी क्लोथिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, नायलॉन को भी क्लोथिंग में इस्तेमाल करते हैं, और जैसे शिप के जो सेल्स होते हैं उनको बनाने में इस्तेमाल करते हैं, पैराशूट्स को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब मैनमेड पॉलीमर्स हैं और ये सब हैं नेचुरल पॉलीमर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिक एसिड। हम विनेगर को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लाफिंग गैस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम बोलते हैं लाफिंग गैस, और इसका फॉर्मूला होता है NO2। हम इसको एज एन एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं। एनेस्थेटिक वो होते हैं जो पेशेंट का ऑपरेट करने से पहले उनको बेहोश किया जाता है तो उनको एनेस्थेटिक दिया जाता है, तो हम नाइट्रस ऑक्साइड को एज एन एनेस्थेटिक भी यूज़ करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्श गैस इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। मीथेन को हम मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं। देखिए मीथेन जो है ना मार्शी एरियाज़ पे मिलती है। मार्शी एरियाज़ कौन से होते हैं, दलदली इलाके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है ना, उन इलाकों में जो पाई जाने वाली गैस है वो मीथेन है, तो इसलिए इसको मार्श गैस के नाम से भी जाना जाता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, और ये एक ऑडोरलेस गैस होती है, यानी कि इसके अंदर कोई अपनी महक नहीं होती है, ठीक है। और ये प्रोड्यूस होती है जब जो भी कोई ऑर्गेनिक मटेरियल है वो डिकम्पोज होते हैं नेचुरली, उनकी वजह से प्रोड्यूस होती है मीथेन। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।